गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आजकल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्पेस पढ़ रहे हैं। 2 केसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिए थे और तीसरा इक्वेशन प्लेन का उस स्थिति में जब प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है तब 3 असंरेख बिंदुओं से पास होता है। प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 non-collinear points. Then how can you find the equation of the plane? ये तीसरी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक हो गया। मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। एक तो पॉइंट आर लिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट एस है और एक पॉइंट टी है। ये 3 पॉइंट कोलोनियर नहीं, आप ऐसे भी देख रहे होंगे फिगर में आर एस टी, इनके बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन में ये नहीं है, ठीक हो गया। आर का पोजीशन वेक्टर ए है, एस का पोजीशन वेक्टर बी है और टी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी है। पॉइंट आर इसे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लेते हैं, ठीक हो जाएगा। और पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए, ठीक हो गया। पॉइंट जो एस है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, उसका पोजीशन वेक्टर है बी। पॉइंट आपके पास जो टी है उसके कोऑर्डिनेट हैं x3 y3 z3 और पोजीशन वेक्टर है सी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं आर एस टी, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है। तो आर का पोजीशन वेक्टर ए है, एस का पोजीशन वेक्टर बी है, टी का पोजीशन वेक्टर सी है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एस एंड टी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर x1 y1 z1, coordinates of the point S are x2 y2 z2 and the coordinates of point T is equal to x3 y3 z3. And already I have taken a variable point P whose coordinates are x1 y1 z1 and position vector r. ठीक है दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो एक वेरिएबल पॉइंट आपको लेना ही है। अब मैं निकाल लेता हूं इस ट्रायंगल में। आप देखिए इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखते हैं डिस्टेंट ओ आर एस, ये वाला जो ट्रायंगल है ओ आर एस, इसमें मैं लेता हूं कि क्या ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर। ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आर एस वेक्टर क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ आर एंड ओ एस इज, ओ एस क्या आपके पास स्टूडेंट, ओ एस आपके पास बी, ठीक है, माइनस ओ आर वेक्टर आपके पास ए। तो एक चीज मेरे पास निकल गया कि आर एस वेक्टर आपके पास आ गया स्टूडेंट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में देखते हैं, ओ आर टी, ट्रायंगल ओ आर टी में देखते हैं ओ आर टी, ओ आर वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर आर टी इज इक्वल टू वेक्टर ओ टी। वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर आर टी इज इक्वल टू वेक्टर ओ टी। तो आर टी वेक्टर कितना हो जाएगा, आर टी वेक्टर इज ओ टी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू आर टी वेक्टर क्या है स्टूडेंट आपके पास, ओ टी वेक्टर, ओ टी वेक्टर क्या है सी माइनस ओ आर वेक्टर आपके पास क्या है ए। तो ये आपके पास आ गया, हमने निकाल लिया एक और वेक्टर, आर टी वेक्टर इज सी माइनस ए। और इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ओ पी आर इन ट्रायंगल
OPR, OPR ट्रायंगल में आप देखेंगे OPR, आप लिखेंगे OP वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो OP वेक्टर है इसका सम हो जाएगा OR और RP का, OR वेक्टर प्लस RP वेक्टर। OP वेक्टर कितना है, दैट इज R इज इक्वल टू OR, OR आपका वेक्टर कितना है स्टूडेंट, A प्लस RP, एंड आप लिख सकते हैं कि RP वेक्टर इज नाउ, RP वेक्टर हो जाएगा A यहां चला जाएगा R माइनस A, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, अब आप देखिए इसके बाद मैं आगे चलता हूं इसमें, आप देखिए क्या क्या रिजल्ट आपने निकाल दिए हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने वेक्टर निकाल दिया है, RS वेक्टर निकाला हुआ है, मैंने RT वेक्टर निकाल दिया है, मैंने RP वेक्टर निकाल दिया है, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप ये जो RS वेक्टर है और RT वेक्टर है, यदि मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, RS वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट RT वेक्टर, ठीक है, RS वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर, इस बात को हमने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था। यदि एक वेक्टर A है और दूसरा B है और मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, तो जो वेक्टर A क्रॉस B आएगा वो A पर भी परपेंडिकुलर होगा और B पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आपको A वेक्टर है, B वेक्टर है, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये A क्रॉस B वेक्टर जो होगा वो A पर भी परपेंडिकुलर होगा और B पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं RS क्रॉस RT इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो वो जो वेक्टर आएगा वो दोनों पर क्या होगा, वो आएगा परपेंडिकुलर। तो RS क्रॉस ऑफ RT ये इन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आर पॉइंट है यहां पर आपका, ये वाला पॉइंट आपका आर है, ठीक हो गया, ये पॉइंट आपका आर आ गया, ठीक है। तो ये RS क्रॉस RT जो होगा वो RS पर भी परपेंडिकुलर होगा और RT पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखिए, अब ये वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गया, पर एक वेक्टर आपके पास RP भी है, दिस RS क्रॉस RT विल बी परपेंडिकुलर ऑन RP। ये जो RS क्रॉस RT होगा, जो अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, मींस इस पर परपेंडिकुलर मींस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो गया वो, क्योंकि RS भी प्लेन में है, RT भी प्लेन में है, तो RS क्रॉस RT प्लेन पे ही परपेंडिकुलर हो गए इधर, और RP वेक्टर जो है प्लेन में है, तो RP पर इसने अब क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर निकल गया और RP कौन सा वेक्टर है, प्लेन में है। तो अब आप लिख सकते हैं कि RP डॉट RS क्रॉस RT वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। अब वैल्यू रख लीजिए, RP मेरे पास क्या है, R माइनस ए है, R माइनस ए डॉट RS क्या है दोस्तों आपके पास, RS आपके पास B वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट RT हो गया आपके पास C वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या होता है, 0 होता है, तो ये निकल गया। और ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन, तल का सदिश समीकरण है ये, जबकि ये प्लेन 3 पॉइंट्स के पास हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट किससे, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट किससे, जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, एक पॉइंट किससे, जिसका पोजीशन वेक्टर सी, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, 3 पॉइंट्स के पास हो रहा है, ठीक है।
और यदि मैं इसको कार्टेशियन में बदलूं तो आर को आप क्या लिखेंगे, आर को आप लिख देंगे आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आर पॉइंट जो है इसे कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ऐसे तो हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। और तीसरा वेक्टर आपके पास दूसरा देखिए b इज इक्वल टू, ये जो b, ये जो है ये पॉइंट s, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x2 y2 z2, और उसको हम उसका पोजीशन वेक्टर b के रूप में लिया गया है। तो b विल बी x2y प्लस y2j प्लस z2k। और ये पॉइंट t है जिसका पोजीशन वेक्टर c है, और पॉइंट t के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3। तो c वेक्टर आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट x3i प्लस y3j प्लस z3। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके वेक्टर के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर 1 2 3, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू। ठीक है, और कोई वेक्टर नहीं दिया इस ढंग से दे रखा आपके पास, इफ ए वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो जहां तक उसका टॉप है, टॉप आप कह सकते हो वर्टेक्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे तो 2, 3, 4। सिंपल सी बात हो गई। तो ये इन सब का यूज करके यदि मैं यहां रख दूं तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आपका कार्तीय रूप है। ठीक है, ये जो रूप आया था तो वेक्टर फॉर्म आया था, सदिश रूप आया था, प्लेन के समीकरण का सदिश रूप आया था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन द प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 असरल बिंदुओं से होकर जाने वाले तल का सदिश समीकरण। ये इसी को मैं यदि कार्टेशियन फॉर्म में बदल दूं, कार्तीय रूप में बदल दूं, तो इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो हमको आगे और क्लियर हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया। अब मैं एक केस और लेता हूं, प्लेन आपका डिफरेंट पोजीशन में प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। एक केस आपका प्लेन की इक्वेशन का एक केस और लेते हैं, देखिए, और इससे कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ये आपने ध्यान करना है कि प्लेन इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन का इक्वेशन कब, जब प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप, हम लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म of the equation of a plane, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, समतल के समीकरण का समतल के समीकरण का
अंतःखंड रूप। ठीक है दोस्तों, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं माना एक प्लेन को इस ढंग से कंसिडर करूं कि इस प्लेन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाए। मतलब इस प्लेन में ये आपका ओरिजिन हो गया, ए आपका, बी आपका, सी आ गया। ये जो प्लेन है आपका, इसने एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट बनाया, ठीक है, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट बनाया और जेड एक्सिस पर किसका इंटरसेप्ट बनाया, सी का बनाया। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है ए, वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे दोस्तों, ए, 0, 0। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट वहां होना है, वाई और जेड आपके 0 हो जाएंगे। वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट है तो वाई एक्सिस पर आपका एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 और जेड का कोऑर्डिनेट भी 0, तो इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b, 0। और जेड एक्सिस पर पॉइंट सी है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 और जेड कोऑर्डिनेट आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 0, 0, सी। ठीक है, दिस प्लेन मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस denoted by A, on y axis denoted by B and on z axis denoted by C। इस प्लेन ने x एक्सिस पर A का इंटरसेप्ट काटा, y एक्सिस पर B का इंटरसेप्ट काटा और z एक्सिस पर C का इंटरसेप्ट काटा। तो ऐसी स्थिति में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी इससे, और सीधे सीधे कभी आपसे बोला गया कि एक प्लेन ने x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बनाया, जेड एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बनाया, तो प्लेन का इक्वेशन बताइए। सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी से पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो आप जानते हैं प्लेन के इक्वेशन को मैं किस रूप में लिखता हूं स्टूडेंट, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये प्लेन का इक्वेशन है, जहां abc क्या है, abc क्या है, abc आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑन दिस प्लेन। abc क्या है, इस तल पर जो लंब है उसके दिक् अनुपात हैं। a, b एंड c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस तल पर जो लंब है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं abc, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कंडीशन है b की वैल्यू 0 आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए प्लेन 1 passes through the point a 0, 0। तल एक बिंदु किससे a, 0, 0 से होकर गुजरता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या x एक्सिस पर a का अंतःखंड काटता है या x एक्सिस को पॉइंट a, 0, 0 पर काटता है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये प्लेन जो है x एक्सिस को यहां पर कट करता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इस प्लेन पे भी होगा, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे a, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, तो दोनों तो 0 हो जाएंगे। आपके पास क्या निकल जाएगा, ax। अब ax की जगह आप स्मॉल a कर रहे हैं, y 0, z 0, तो ये आपका d हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू d बाई a। एक बात हो, अगेन प्लेन 1 passes through किस पॉइंट से पास होता है, पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट है g 0, b, 0।
पॉइंट बी से ये प्लेन पास होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे 0 कर दो, जेड की जगह पे 0 कर दो, बी की जगह पे आपका वाई की जगह पे बी हो जाएगा, ये 0, बी इंटू बी इज इक्वल टू डी। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी बाई। आगे लिखेंगे आप, प्लेन 1 passes through the point C, जिससे कोऑर्डिनेट 0, C है। जेड एक्सिस पर ये प्लेन जो इंटरसेप्ट बना रहा है C का, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था, 0, C। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर भी होगा, इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे आप 0 करेंगे, वाई की जगह आप 0 रखेंगे, और जेड की जगह पर क्या करेंगे, स्मॉल c कर देंगे। कैपिटल C इंटू स्मॉल c इज इक्वल टू डी। दिस implies that c इज इक्वल टू डी बाई स्मॉल c। अब जो आपके पास ABC की वैल्यू आएगी वो यहां रख देते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये आगे जाकर के यही इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, आप देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी। ए की जगह मैं क्या कर रहा हूं, ए की जगह मेरे पास dy ax, ठीक है, बी की जगह पे है dy by, और सी की जगह पे है dy c z इज इक्वल टू डी। डी कॉमन लेकर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन अब बन जाएगी प्लेन की। क्या इक्वेशन आ जाएगी डिस्टेंट प्लेन के, अब प्लेन की इक्वेशन आपके पास आ गई, और x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू। तो ये इक्वेशन जो है ये कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है कि कोई प्लेन x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाए, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाए, z एक्सिस पर c का इंटरसेप्ट काटे, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1। ये तल ने x अक्ष पर a का अंतःखंड बनाया, y अक्ष पर b का अंतःखंड बनाया, z अक्ष पर c का अंतःखंड बनाया, तो उस प्लेन का इक्वेशन x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी से दिया, z बाई सी इज इक्वल टू 1 से दिया जाता है। किसी टाइम पर x एक्सिस पर माना मैं कहूं प्लेन 2 का इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है, और z एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बना रहा है, x एक्सिस पर 2 का अंतःखंड काट रहा है, जैसे ये यहां से पास हो रहा है, ये लंबाई 2 है, ये 3 है, ये 4 है, y एक्सिस पर 3 का अंतःखंड बना रहा है, z एक्सिस पर 4 का अंतःखंड बना रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 4 इज इक्वल टू 1। याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, और बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी, ठीक है, तो आपको दिमाग में ये चीज रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे मैं एक टॉपिक आपको और बताता हूं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि प्लेन का इक्वेशन, अब प्लेन को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। प्लेन की इक्वेशन 3 फॉर्म में निकाला, इसके बाद एक फॉर्म निकाला, इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला, प्लेन का इक्वेशन उस फॉर्म में भी देखा। अब एक और केस देखते हैं। अभी प्लेन का इक्वेशन 4 फॉर्म में देखा आपने, ठीक है, चौथा फॉर्म अभी हमने निकाला था, इंटरसेप्ट फॉर्म को निकाला था। अब प्लेन का इक्वेशन हम निकालेंगे स्टूडेंट, एक ऐसा प्लेन जो कि 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, ठीक है। आपके पास 2 प्लेन हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं, यहां पर ये आपके पास 2 प्लेन हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेन है। एक प्लेन आपका ये है, ऊपर वाला सरफेस देखिए, ठीक है, एक प्लेन है ऊपर वाला, और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको ये भी जानना है 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते तो एक लाइन बनती है,
देख रहा है यहाँ पर लाइन, या कमरे के कोने आपने देखे होंगे, एक दीवार इधर से आई वो भी तल है, एक दीवार इधर से आई वो भी तल है। तो जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों प्लेन, जहां पर वो मिल रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहां पर स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक हो गया? एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इससे होकर तीसरा प्लेन यहां से पास होता है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन पास हो रहा है, इस प्लेन का समीकरण चाहिए। इसका इक्वेशन दे रखा है, इस प्लेन का आपको दिया रहेगा, इस प्लेन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल, ये जो तीसरा समतल है जो इन दोनों के प्रतिच्छेद से होकर जाता है, उसका इक्वेशन कितना होगा। तो ये आपने देखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेस्टिनेड आता है। तो एक प्लेन मैं लिख रहा हूं r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, ठीक है। दूसरा प्लेन का इक्वेशन r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। एक प्लेन का इक्वेशन आपका ये है, दूसरा प्लेन का इक्वेशन आपका ये है। अब इस टाइप से प्लेन का इक्वेशन आपने वेक्टर फॉर्म में पीछे देख लिया है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, इस ढंग से लिखते हैं जस्ट, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक हो गया। अब आप देखिए n1 n2, यहां पर जो ये वेक्टर होंगे n1 और n2 जो वेक्टर होंगे, n1 वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, n2 वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी? ये वेक्टर फॉर्म है उस प्लेन की जो कि इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाता है। इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रतिच्छेदन। इस तल और इस तल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण वे वेक्टर फॉर्म में, जहां n1 और n2 क्या हैं? n1 इस तल पर परपेंडिकुलर वेक्टर है और n2 इस तल पर परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, इसी को यदि मैं कार्टेशियन फॉर्म में बदलूं तो आप देखिए n1 को मैं लिख रहा हूं a1i प्लस b1j प्लस c1k, n2 वेक्टर को मैंने माना है a2i प्लस b2j प्लस c2k। कार्टेशियन में चेंज कर रहा हूं, n1 वेक्टर को लिख दिया a1i प्लस b1j प्लस c1k, n2 लिख दिया a2i प्लस b2j प्लस c2k, और ये r जो होता है जो वेरिएबल पॉइंट होता है, r को लिखते हैं आप xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है दोस्तों, तो सब वैल्यूज में यहां पर दूंगा तो मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा? r की जगह रख लीजिए xi प्लस yj प्लस zk डॉट n1 आपका हो जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक हो गया दोस्तों, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2i प्लस b2j प्लस c2k इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों d1 प्लस लैम्डा d2। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहां और इसमें i कॉमन ले लीजिए तो a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस इसमें और इसमें j कॉमन ले लीजिए, j b1 प्लस लैम्डा b2 प्लस इसमें और इसमें आप k कॉमन ले लीजिए, k c1 प्लस लैम्डा c2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, अब डॉट बना रहे हैं तो i का डॉट i के साथ 1, j का डॉट j के साथ 1, k का डॉट k के साथ 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा?
एक्स a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस वाई b1 प्लस लैम्डा b2 प्लस जेड इसके साथ c1 प्लस लैम्डा c2 इज इक्वल टू b1 प्लस लैम्डा d2। अब अलग कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट a1x यहां से प्लस b1y, ठीक है, a1x प्लस b1y, ठीक है दोस्तों, प्लस c1z और यहां से माइनस b1 लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, प्लस बाकी लैम्डा a2x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा कॉमन हो जाएगा a2x, यहां से a2x लैम्डा आएगा ना, तो मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, प्लस यहां से मैंने क्या हो जाएगा y लैम्डा b2, तो लैम्डा कॉमन है b2y, यहां पर क्या हो जाएगा z इंटू लैम्डा इंटू c2, तो लैम्डा कॉमन है प्लस c2z और यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको लाया, लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो माइनस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको ध्यान करना है कि एक प्लेन का इक्वेशन आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z कार्टेशियन फॉर्म में, यदि प्लेन का इक्वेशन ऐसा है c1z बराबर d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन इन दोनों के इंटरसेक्ट से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल का कार्तीय रूप इस ढंग से हो जाएगा, उस तल का समीकरण जो इसके और इसके प्रतिच्छेदन से होकर जाता है उस तल का समीकरण बेस्टन ये आएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और ये वेक्टर फॉर्म है, प्लेन इक्वेशन वेक्टर रूप में लिखी गई है, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल का वेक्टर इक्वेशन ये हो, ठीक है। तो पहले थोड़ा फॉर्मूलों में डिस्कस कर लेते हैं, एक आइडिया आपके दिमाग में हो जाएगा तो आगे हमको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।